बार बार वो माँ अपने सिर्फ बेटे की शक्ल देख रही थी कि जो कि एक हेलमेट ना होने की वजह से, हेड इंजरी की वजह से बाकी शरीर में और कहीं भी नहीं चोट लगा था। वो उसको रगड़ते हुए निकल गई और वो नहीं बच सका। 20 साल के मन्नतों के बाद पैदा हुआ था कि बाइक सवारों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने का आंकड़ा लगभग 27% ज्यादा है कार चलाने वालों से। और उस माँ के आंखों में अस्पताल के अंदर ही आंसू नहीं बल्कि वो रक्त के आंसू थे। मैं कैसे उस माँ को याद दिलाऊं कि नहीं मेरे अंदर क्या थी, क्योंकि जो हॉस्टल का जो बेड था वो एक खाली हो चुका था और ऐसा लगता था कि जिंदगी खाली हो चुकी है। ये जो कैजुअल अप्रोच है ये बहुत गलत है। वो 2 घंटे तक सड़कों पर तड़पता रहा। उसके मुताबिक 50,000 से ज्यादा डेथ्स हुई हैं। उसी शहर में अपने पुत्र की जलते हुए लाशें देखी। अक्सर लोगों का कहना होता है कि बाइक चलाना कार चलाने से ज्यादा इजी होता है, लेकिन ये उतना ही रिस्की भी होता है। और एक आंकड़ा कहता है कि बाइक सवारों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने का आंकड़ा लगभग 27% ज्यादा है कार चलाने वालों से। तो कैसे आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, हमारे आज के इस टॉपिक पर हम यही बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो रोडकास्ट प्रेजेंटेड बाय फ्राइजराइट मीडिया, और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मौजूद है सुभाष नागपाल। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सर, एक आंकड़ा कहता है कि जो लोग 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं उनका डेथ का रेशियो एज कंपेयर टू 4 व्हीलर ड्राइवर से लगभग 27% का ज्यादा होता है, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। क्या क्या गलतियां कर देते हैं 2 व्हीलर अपने एक ड्राइव करते टाइम? देखिए, आंकड़ों को और हम सरल भाषा में समझना चाहेंगे। जो सरकारी आंकड़े, लेटेस्ट आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं कि जो 2 व्हीलर्स की डेथ एक साल में 50,000 से ज्यादा होती है। एटलीस्ट जो पिछला आंकड़ा है उसके मुताबिक 50,000 से ज्यादा डेथ्स हुई हैं। 4 व्हीलर में यही आंकड़ा 17,000 के आसपास रहता है। अब ये तो सभी जानते हैं कि प्रोटेक्शन 4 व्हीलर में, 4 व्हीलर तो एक कमरे की तरह है कि उसकी प्रोटेक्शन है, 4 दीवारियां हैं उसकी। और 2 व्हीलर की ये है कि बिल्कुल आसमान के नीचे और 2 पहिए पे दौड़ने वाली गाड़ी है, तो उसमें स्टेबिलिटी का सवाल पैदा होता है, स्पीड का सवाल पैदा होता है, मैन्यूवरेबिलिटी का होता है, क्योंकि उसे आसानी से निकाल ले जाना पॉसिबल है। तो लोग उसी चक्कर में गलतियां बहुत करते हैं, लेन की कोई परवाह नहीं है। तो ये आंकड़े बराबर इसी तरह ही रहते हैं कि 2 व्हीलर्स में डेथ्स और इंजरी के केसेस ज्यादा होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो 2 व्हीलर्स हैं, क्योंकि उसमें इंजरीज मोस्टली लोअर लिम्स पे होती हैं, तो अनफॉर्चुनेट बात है, पर ऐसा होता है कि बहुत सारी इंजरीज, लाइफ, बंदा बच तो जाता है एक्सीडेंट में, लेकिन उसको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज ज्यादा सफर करने के चांसेस होते हैं। तो ये रिस्क भी उनके साथ बना रहता है। जी, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, अरे यार मार्केट तक जा रहे हैं, मोहल्ले तक जा रहे हैं, क्या हेलमेट पहनना, ऐसे ही चले जाते हैं। ये जो कैजुअल अप्रोच है ये बहुत गलत है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। मुझे एक लाइव केस याद आ गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरे साथ बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में मेरे नंबर 2 थे। उनका यंग बेटा 15-16 साल का, 18 साल का होगा। तो कुछ गेस्ट आए तो उन्होंने कहा कि जाओ भाई, वहां से बगल की शॉप से वो ले आओ, और वो उन्होंने फटाक से चल दिए। घर ने, फैमिली वालों ने रोका भी कि भाई हेलमेट तो ले जाओ। ओहो, मैं अभी ये ठंडा 2 बोतलें या कुछ जो लेके आता हूँ। और यानी घर से निकलने और उस स्टोर के बीच में मुश्किल से आधा किलोमीटर का फासला होगा, पैदल भी जाया जा सकता था। पर जैसे ही उसने उसमें रोड पे टर्न किया, उधर से बस आ रही थी और वो उसको रगड़ते हुए निकल गई और वो नहीं बच सका। तो ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट को आने में कोई लंबा समय तो लगता नहीं है।
1 सेकंड या 1 सेकंड का ही छोटा सा हिस्सा घातक हो सकता है। दूसरा, बाइकर्स और टू व्हीलर्स जो है उसमें एक और भी बात है कि ज्यादातर यंगस्टर्स चलाते हैं और वो सारे प्रोडक्टिव लाइफ में हैं। उनका घायल होना या उनकी डेथ हो जाना ये उनके परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए, सबके लिए बड़ा गलत सिद्ध होता है। हमें बड़ी खुशी है आज हमारे साथ एक्सपर्ट और कर्मठ ग्राउंड से जुड़े इंडिया के हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार, वो आज हमारे साथ आए हुए हैं और उनके अनुभव, उनकी सोच, उनका मनन और उनका अध्ययन, वो बहुत सारे सवाल के जवाब देंगे। सर, आपको हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाता है, आपको ये टाइटल कैसे मिला और आपकी जर्नी क्या है, थोड़ा आप उसके बारे में प्लीज बताइए। धन्यवाद। देखिए, मैं इस वक्त भी हेलमेट पहन करके बैठा हुआ हूँ और बातें भी कर रहा हूँ। मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है जिसके खिलाफ मैं हर दिन सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहता हूँ। और इस युद्ध की शुरुआत 11 वर्ष पहले हुई थी, जो कि नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर जो मेरा रूम पार्टनर जिसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और जो कि अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। और नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाते वक्त उसने उस वक्त हेलमेट नहीं पहना था और किसी गाड़ी ने हिट किया। हिट करने के बाद वो 2 घंटे तक सड़कों पर तड़पता रहा। उसके पास फ़ोन थे, सोचा कि मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करके बुला लूँ, लेकिन फ़ोन भी टूट चुके थे और कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे उठाने के लिए आए नहीं। फिर शाम का वक्त हो चुका था, जो कि एक कोई व्यक्ति गुजर रहे थे उसी रोड पर, तो उन्होंने देखा कि एक बाइक की इंडिकेटर जल रही है। तो उन्होंने वहाँ जब करीब गए बाइक के पास, तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति भी पड़ा हुआ है। तो उस व्यक्ति को उठाकर वो अस्पताल तक, उन्होंने कैलाश अस्पताल तक पहुँचाया। और उस वक्त दोस्त ने सारी चीज़ें बताई अपनी घटना के बारे में। और मैं उस समय आउट ऑफ सिटी था, उस समय ग्रेटर नोएडा में नहीं था। ये खबर मेरे तक भी आई दोस्तों के माध्यम से कि कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया है। तो उस वक्त ऐसा लगा कि मतलब ये एक्सीडेंट क्या है, मतलब सारे दोस्तों जो कि अस्पताल के अंदर पहुंचे हुए थे, उस समय पैसे की ज़रूरत थी। सभी दोस्तों ने 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा किया। फिर मैंने भी कहा कोई कमी नहीं होने देना। और उस वक्त बड़ी मुश्किल से मैं पहले सोचा कि अस्पताल पहुंचूं, मतलब शाम तक अस्पताल वैसे पहुंच गया था, जो भी 8-10 घंटे के अंदर ही। बड़ी ही हिम्मत से मैंने उसके माता पिता को फ़ोन करने के लिए सोचा कि इस घटना को मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जो मेरा दोस्त था 20 साल के मन्नतों के बाद पैदा हुआ था और इकलौता चिराग था। और उस माता पिता ने, भारत का ऐसा कोई तीर्थस्थल नहीं था जहां अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए मन्नतें न मांगी हों। फिर जब मैंने बताया कि कृष्णा का एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर उन्होंने हाल पूछना, जानना चाहा। कि हमने कहा नहीं ठीक है, आप आराम से आइए। और वो जहाँ से मेरा दोस्त बिलोंग करता है, जो कि बिहार से, वो अगर माँ चाहती तो किसी भी हालात में मतलब 24 घंटे के अंदर पहुँच जाती, लेकिन उसे पहुँचने में 3 दिन का वक्त लगा। 3 दिन का वक्त इसलिए लगा कि आज भी हमारे भारत के अंदर जो 70% परिवार हैं, उनके पास ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ना कोई जमा पूंजी के नाम पे कोई सेविंग अकाउंट होती है, ना ऐसे पूंजी होती है। तो एक 10 रुपए की झोली में 20 लाख रुपए लेकर के जो 3 दिन बाद उस अस्पताल की चौखट पर पहुंची अपने बेटे की ज़िंदगी वापस ले जाने के लिए। वो माँ सोचती थी कि मेरा बेटा जो कि बात करेगा, लेकिन वो आईसीयू में जाने की वजह से बात नहीं कर पाया। बार बार वो माँ अपने सिर्फ बेटे की शक्ल देख रही थी कि जो कि एक हेलमेट ना होने की वजह से, हेड इंजरी की वजह से बाकी शरीर में और कहीं भी नहीं चोट लगा था। तो उस माँ को फिर भगवान पे भी भरोसा था कि जिस भगवान ने 20 साल बाद मुझे अपने पुत्र की एक ऐसी खुशी दी थी, और जो सपने लेकर के उन्होंने दिल्ली जैसे शहर में भेजा था पढ़ाई करने के लिए, तो शायद उनको था कि यही सपना कि मैं अपने बेटे को भी वापस लेकर के जाऊंगी। और डॉक्टर को भी उन्होंने कहा कि पैसे के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि उस वक्त जो 10 रुपए की झोली की मैं बता रहा हूँ, वो 20 लाख रुपए अस्पताल के मतलब वो काउंटर पर रख दी थी एक जुआ खेलने के लिए, ताकि अपने बेटे को वापस लेकर के जा सके। और फिर भगवान के पास अनुष्ठान करना, सारी वो चीज़ें, जितनी भी रिश्तेदार भी थे, क्योंकि जाति से ब्राह्मण थे मेरे दोस्त के माता पिता, उन्होंने सभी जगह अनुष्ठान करवाया। बाकी और लोग भी जो ठीक होकर के जा रहे थे, तो उनको एक मन में खुशी थी कि मेरा बेटा भी जैसे भी हो, मतलब वो भी जरूर वापस आएगा, बात करेगा, क्योंकि हर दिन उससे वो बात किया करती थी। लेकिन पिछले 4 से 5 दिन बीत चुके थे अस्पताल में, अपने पुत्र से
नहीं बात कर पा रही थी, तो वो कहीं न कहीं व्याकुलता उनको दिखाई दे रही थी। बार-बार वही सोच रही थी कि एक हेलमेट ऐसे मैंने क्यों मतलब नहीं दे पाई, या फिर उसके हेड इंजरी हेलमेट क्यों नहीं पहना था। और इस तरीके से सिलसिला 8 से 9 दिन चला, जो कि दोस्त जब अलविदा कह दिया और उस माँ को भी दिलासा टूटी। पहली बार देखा कि किसी घर में जो एक औलाद है, जो किसी बुढ़ापे का लाठी का सहारा हुआ करता था उनका बेटा, और उस माँ के आंखों में अस्पताल के अंदर ही आंसू नहीं बल्कि वो रक्त के आंसू थे। उस दोस्त के जाने का गम और उस रक्त के आंसुओं का सामना शायद मैं पहली बार किसी माता पिता को देखा कि जिनकी एक औलाद होती है, वो क्या मतलब किस तरीके से उनके गूंगा बना देती है। और यकीन मानिए, जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी, न लोगों ने सुना। मेरे पास हिम्मत नहीं हो पाई कि जो माता पिता ने अपने बेटे को जिस शहर में सपने के लिए भेजा था, उसी शहर में अपने पुत्र की जलते हुए लाशें देखें। वो माँ जब यहाँ से नोएडा से वापस घर जाने के बाद 1 महीने बाद उसने फ़ोन किया कि तुम्हारा जो दोस्त था हमेशा नाम लिया करता था और तुम आखिरी वक्त पर वहाँ नहीं आए, उसको जलते हुए हम लोग देख रहे थे, तुम्हारी भी राह ताक रहे थे, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। मैं कैसे उस माँ को याद दिलाऊं कि नहीं मेरे अंदर क्या थी, क्योंकि जो हॉस्टल का जो बेड था वो एक खाली हो चुका था और ऐसा लगता था कि ज़िंदगी खाली हो चुकी है। बड़े हिम्मत से उस माँ के घर पर पहुंचा और जो माँ के जो पिछले 24 साल की जो कहानी थी, जो पुत्र के प्राप्ति जो बता रही थी, पहली बार ये समझ पाया कि इस बुढ़ापे का लाठी सहारा नहीं, मतलब किससे शिकायत करे। 1 महीने मतलब हो गए थे, भगवान के पास कोई एक अगरबत्ती भी नहीं जली थी। पिछले 6 महीने तक उन्होंने किस भी भगवान से मतलब एक अनसुना धूल से पड़ गए थे। और जो भी उनके घर के आंगन में जो बाग थे वो सब कुछ कट चुके थे। वो बता रही थी किसी पर मेरा बेटा जो है आम तोड़ करके खाया करता था, ये सारी चीज़ें बातें। तो मुझे लगा कि हर वर्ष ये जो 2 लाख मौत हो रही है, उनमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। उनमें से मेरा दोस्त भी था। फिर मैंने शपथ लिया कि मैं अपने दोस्त की तरह किसी को भी सड़क पर ऐसे मरने नहीं दूंगा। और उस वक्त से मैंने उस माँ को वचन दिया कि मैं जा रहा हूँ। जो दूसरी माँ है, जिस प्रकार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भाग रही हैं, वो सुरक्षा के लिए भागेंगी। क्योंकि मैं अपने दोस्त की तस्वीर उस माँ के तकिए में देख रहा था, जो हर दिन उसको अपने तकिए में लगा करके वो सो रही थी। उसको नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन जबरदस्ती अपने पुत्र की याद में। तो ऐसी जो उदासीनता है और जो इस माँ को मतलब अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, तो इस तरह के दुख किसी और परिवार पर दस्तक न दे। और उसी वक्त से मैंने सड़क दुर्घटना को एक अदृश्य युद्ध बनाया और मैंने ठान लिया सड़कों पर हेलमेट बांटने का, जो अब मिशन मेरा पिछले 11 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब जो दुनिया मुझे राघवेंद्र कुमार की जगह बल्कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया जान रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि 2018 में मुझे बिहार सरकार से पहले हेलमेट मैन का टाइटल मिला और फिर भारत सरकार ने 2020 में मुझे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया। और आज न जाने ऐसे कितने पीड़ित परिवार हैं जो उनके लिए हौसला, जो एक गम के अंधेरे में डूबे हुए थे, आज उनके अंदर भी खुशी होती है जो सड़कों पर लड़ाई लड़ने की। और वो माँ भी, जो एक ऐसा लग रहा था कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन इस मिशन को, इस कार्य को देख करके वो आशीर्वाद भी दे रही है। और इस तरीके से उसने यही कहा है कि बस इस लड़ाई को रोकना नहीं है, ताकि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक अपने पुत्र के इस लड़ाई को मैं देखना चाहती हूँ, ताकि दूसरे के माँ के चेहरों पर खुशी मिल सके। और ये मेरा सिलसिला अभी भी सड़कों पर जारी है। सर, आपने बताया कि आपको बिहार सरकार से और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये टाइटल मिला है। साथ ही सर, आपने अपने खुद के एक्सपेंसेस से अब तक 70,000 से ज़्यादा हेलमेट बांटे हैं लोगों को। थोड़ा इसके बारे में बताइए। अब जो ये लड़ाई थी ये मेरी व्यक्तिगत थी, और मेरे दोस्त से, दुनिया के लिए मेरा दोस्त जो कि मर चुका था, लेकिन मुझे लगा था कि नहीं, मुझे उसे जीवित रखना है। और मैं हर किसी को जब सड़क पर देख रहा था तो उनमें भी मेरा दोस्त दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैंने एक शपथ लिया कि मुझे भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाना है और इस सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो ये जो मेरी 11 वर्षों की जो जर्नी रही है, शुरुआती दौर में जब दे रहा था हेलमेट, तो वैसे भारत के अंदर मेंटलिटी है, लोग ये नहीं सोचते कि मैं क्यों दे रहा हूँ, बस उन्हें हेलमेट से मतलब था। और उस वक्त सिर्फ हेलमेट का चालान भी 100 रुपये का हुआ करता था, तो उसको बहुत लाइटली लोग लेते थे। तो जब उन्हें हेलमेट देकर के अपने दोस्त के बारे में बताता था कि मैं अपने मित्र को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो दोस्त बना रहा हूँ इस वक्त सड़क पर, ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके और आप अपने दोस्तों की भी ज़िंदगी बचा सके। वो आपके घर का कोई भी परिवार हिस्सा हो सकता है। तो मेरे हेलमेट देने से जब लोगों की जान बच रही थी, मेरे घर तक मेरे करीब भी लोग आ रहे थे, तब मुझे लगा कि इस मिशन को बड़ा करना चाहिए। 2016 में मैंने
नौकरी छोड़ी। उस वक्त मैं नौकरी भी कर रहा था क्योंकि दोनों चीज़ नहीं हो पा रहे थे, और ये धीरे धीरे कारमा एक मोटिवेशन के रूप में तब बदल रहा था जब हेलमेट देने की वजह से ज़िंदगी बचने के बाद वो कह रहे थे कि सर आज आपकी वजह से हूँ। लेकिन मैं तो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था, लेकिन उन चेहरों को देख करके मुझे खुशी हो रही थी कि मेरे एक छोटे से प्रयास से कहीं ना कहीं जो दोस्त को मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया भले उसको मान चुकी है, मर चुका है, लेकिन वो देखे कि जो एक मित्र को जो एक वादा किया हूँ ताकि उस वादे को निभाऊं। और उस वादे को निभाने के लिए मुझे नहीं पता था कि जब फाइनेंशियल कंडीशन की कमी आएगी। 2018 में जो मेरा घर था हमने उसे भी बेच दिया, क्योंकि मैं एक बैग लेकर के जिस शहर में आया था और एक कमरे के अंदर जो सब कुछ हम लोगों ने जो शपथ लिए थे कि हमें कॉलेज के बाद हमें कुछ अलग स्टार्टअप्स करने हैं, ये सारी योजनाएं करनी है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे मित्र को हमेशा जीवित रखना है ताकि उस वादे को निभाना है। तो जब घर भी बेच रहा था तो घर जो खरीदने वाला था वो भी हंस रहा था कि यार आप किन लोगों के ऊपर ऐसे सड़क पर जिन्हें उन्हें खुद भी अपने बारे में नहीं चिंता है, आप उन्हें हेलमेट दे रहे हो और उसके लिए घर बेच रहे हो। तो मेरे पास ज़्यादा वो चीज़ें वक्त नहीं था। मैंने सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुएं हैं लश्कर मेरा। तो ये मेरी लड़ाई चलती रही। और आगे जब और भी मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पत्नी का भी कि आफ्टर मैरिज के बाद अब होता है क्या है कि पत्नी भी आपकी एक दोस्त की तरह होती है। उन्होंने देखा कि मेरे हेलमेट से लोगों की ज़िंदगी बच रही है और इस तरीके से अब मेरे पास सेविंग नहीं रहा है, तो वो भी नहीं चाहती थी कि इस तरीके से उदास और मैं बैठूं या घर में या सोचूं। उन्होंने अपनी ज्वेलरी तक भी नीलाम कर दी। तो मैं थैंक्स उन्हें भी मानता हूं, क्योंकि दुनिया को समझाने से अच्छा है कि जो आपके जो साथ चल रहे हैं कल को ये ना कहे कि आपने जो आपकी संपत्ति थी या कुछ भी था आपने बेचा, आपने शायद परिवार वालों के अगेंस्ट जा करके। क्योंकि शुरुआती दौर में मेरे भी माता पिता नाखुश थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि जिनका बच्चा 26 साल की उम्र में हो, एक दिल्ली जैसे शहर में एक सपने के लिए भेजा हुआ था जहां पढ़ाई लिखाई अच्छी नौकरी होने के बावजूद इस तरह के कार्य करे। बट सड़क हादसे आज हर परिवार की कहानी है। जब वो न्यूज़ आर्टिकल पेपर में पढ़ने के बाद उनका भी साथ मिला, आशीर्वाद मिला। और माँ भी अभी उसका पिछले साल ही मतलब कैंसर की वजह से डेथ हुआ, तो भी बोली कि मैं जा रही हूँ, कभी चिंता मत करना, क्योंकि दुनिया के तुझे हर माँ आशीर्वाद देगी, क्योंकि तुमने हर घर के चिराग बचाने के लिए जो संकल्प लिया हुआ है, और बस ये लड़ाई लड़ते रहना। तो ये मेरा जो सिलसिला है और यहाँ तक है। और मैं धन्यवाद भारत सरकार को भी करता हूँ, क्योंकि जहाँ भी जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, इस चीज़ को लेकर के मुझे सरकारी दफ्तर के मैं पहले कभी चक्कर नहीं काटता था, लेकिन मुझे ये जिज्ञासा हुई कि जो आज भारत की सड़कों पर जो मौत हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो कारण है कि हम उन बच्चों को योद्धा समझते नहीं है, ना हम उन्हें जानकारियाँ देते हैं। हम सारे सिस्टम के ऊपर सब कुछ ब्लेम करते हैं, सरकार के ऊपर ब्लेम करते हैं, लेकिन घर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल संस्थानों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस पर कभी भी जवाबदेही नहीं उनसे मांगते हैं, ना उनके ऊपर थोपते हैं। तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर कानून मुझे इसलिए पास करवाना पड़ा, क्योंकि बच्चे को जूते चप्पल की आदत घर से ही मिलती है। और आजकल के बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, स्कूल के बाहर आप देखते हैं जो छोड़ने जाते हैं वो खुद भी बिना हेलमेट के होते हैं। बच्चे कितने भारी भरकम बस्ते होते हैं, लेकिन एक सर के ऊपर वो खुद हेलमेट नहीं ले पाते हैं, जबकि बच्चे के पीठ के ऊपर इतना 10 kg का वेट दे रहे हैं, लेकिन वो एक 800 ग्राम का नहीं हेलमेट ले पा रहे हैं। तब मुझे लगा कि ये बच्चा ही जो होगा, क्योंकि हमें भारत के भविष्य को ही बचाना है, तो उसके लिए कानून पास होने के बाद अगर हम इनके लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि आजकल जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, पेरेंट्स जस्ट लाइक अपने बच्चे को स्कूटी बाइक दे देते हैं, जस्ट लाइक बिग क्राइम। आप अपने बच्चे को स्कूटी बाइक तभी दें जब उस बच्चे को साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत हो जाए। और ये बच्चे आजकल के भविष्य के योद्धा है। तो इस कानून पास होने के बाद मैं अधिकतर कोशिश कर रहा हूँ कि जो साइकिलिंग पे हमारे भारत के अंदर उन बच्चों को हेलमेट लगाने की आदत हो, ताकि ये बड़ों को टोक सके और इस तरीके से एक युद्ध की तरह हर बच्चा भी लड़ाई लड़े। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आज जो भारत सरकार से मिलना या चीज़ें कार्यों को लेकर के देखना कि क्या क्या अंदरूनी जो कमी है, तो मेरी जो लड़ाई और जो फोकस है वो अधिकतर स्कूल कॉलेजों तक सीमित है और अधिकतर दूर दराज से। तो इस तरीके से मेरा भी प्रयास चल रहा है। तो समझे आप, फिर चाहे आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो या फिर 4 व्हीलर, आपको अपनी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। बाकी आपकी हमारे इस शो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।
एक ना इकोसिस्टम क्रिएट होना बहुत जरूरी है गाड़ी चलाते हुए, कि जो शुरुआत में भी हमने बोला एक ही चीज को रिपीट करते रहे ना वो सच हो जाती है। जो हम रिपीट करते हैं कि एजुकेशन पे काम कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पे काम कीजिए, सबकी जर्नी इंपॉर्टेंट है उस पर काम कीजिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति सड़क पर